नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान। भाजपा को बताया बैसाखी की सरकार, कहा राम नाम ने डुबो दिया। रेल मंत्रालय ने 10,000 इंजनों पर कवच 4.0 लगाने को दी मंजूरी। कम समय में हासिल की गई उपलब्धि, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई इंजनों में लगेगा कवच। दर्जन से अधिक धान मंडी समितियों के खिलाफ कार्यवाही जारी। करोड़ों के शॉर्टेज का बड़ा घोटाला आया सामने, जांच के नाम पर खानापूर्ति जारी। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों का किया गया सम्मान। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगाया गया स्वास्थ्य शिविर, सरकारी योजनाओं को भी दी गई जानकारी। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने केंद्र की सरकार को बैसाखी की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि राम नाम ने भाजपा को बेड़ा गर्क कर दिया है। पार्टी की अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने ही उसका भट्टा बैठा दिया है। बिलासपुर में आयोजित दीक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तिरुमला मामले में उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं, इसलिए कुछ कहना गलत होगा। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की हुई दुर्गति पर जवाब देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि लोग मोदी की गारंटी भूले नहीं हैं। राम मंदिर के मसले पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मौजूदा सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में उन्हें कांग्रेसी कहा जाता है और कांग्रेस के शासनकाल में भाजपाई कहा जाने लगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी पक्षधर नहीं है, ना ही कोई लोभ, ना कोई भय, ना भावुकता, हम सब के लिए हैं। हिंदुओं के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मण पुराण की रक्षा करते हैं। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके कारण पर विचार कीजिए। उत्पाद की लागत वही है, लेकिन अब दलाल उत्पन्न हो गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। पहले उत्पाद सीधे दुकानदार के पास पहुंचता था, अब दलालों की वजह से ये महंगे हो रहे हैं। बिगड़ी हुई व्यवस्था पर दलालों की वजह से ही उन्होंने कहा है। मंदिरों में घी जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उस घी का उपयोग करें जो सुगंध और प्रकाश का प्रभाव डाले। धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से धर्म के नाम पर फुहड़ता हो रही है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। गौ हत्या पर बैलों की उपयोगिता लगभग विलुप्त हो गई है। आधुनिकता की वजह से कृत्रिम दुग्ध बाजार में मिलने लगा है, इससे गौ हत्याएं और तेजी से सामने आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की जगह अब धर्म का उपयोग हो रहा है, जरूरी है कि इस पर विचार किया जाए। युवकों के भटकते कदम पर उन्होंने कहा कि घर के अच्छे संस्कार ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए घरों की शिक्षा बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रियाएं दी। जो सरकारें हैं वही कोशिश करें। मोदी जी को बैठा दीजिए, स्वयं कहते हैं कोई नहीं जानता। जिस तरह धर्म के बारे में जानते क्या? सुनिए, माँ के घर से कोई युवक युवती होकर जन्म थोड़े रहता। बचपन की शिक्षा हो, मैं तो दिल्ली में इंग्लिश माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ा हूँ। मेरे ऊपर दिल्ली का प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली में रहकर मैं दिल्ली नहीं बना, पूरी दिल्ली पर मेरा प्रभाव पड़ गया। आज भी पूरे विश्व पर हमारा प्रभाव है। विश्व की दिशाहीनता का मुझ पर प्रभाव नहीं है। माता पिता का प्रशिक्षण बढ़िया हो, घर का प्रशिक्षण बढ़िया हो, तो व्यक्ति अपना प्रभाव डाल सकता है। गलत प्रभाव उस पर कोई डालने में समर्थ नहीं होता। मोरारजी देसाई को बुलाइए, प्रधानमंत्री के पद पर रहकर अपना मुंह पीते थे। गौमूत्र न पीने, अपना मुंह पीते मोरारजी देसाई कर। स्वामी जी, क्या नॉन बायोलॉजिकल संतान संभव है अभी? क्या कह रहे हैं? क्या नॉन बायोलॉजिकल संतान संभव है अभी? क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? नॉन बायोलॉजिकल संतान अवतरण क्या होता? मोदी जी ने कभी कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उन पर आरोप लगता है। आरोप तो आरोप ही हुआ। आप पे आरोप लग सकता है कि आप काले हैं, आप तो गोरे लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर बातें होती है। सुनिए, गरीबी पालते हैं, राजनेता लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को। तालिबान के शासनकाल में
तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने चले। तालिबान के शासन ने चारों को फांसी की सजा दे दी। जब हमने कहा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखें, इसलिए सनातन धर्मी है, गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंकोसी, राजनेता दोषी हैं, उनको जेल मिलना चाहिए, बन सके तो फांसी की सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धान खरीदी के बाद अब करोड़ों रुपए के धान का शॉर्टेज वाला बड़ा घोटाला सामने आया है। अभी इसकी परतें पूरी तरह से खुली नहीं है। अभी केवल समितियों में हुए घोटाले में एक एफआईआर दर्ज की गई है और 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर का मामला बनाया गया है। ऐसे करीब 2 दर्जन समितियां और है जिनकी जांच महीनों बीत जाने के बाद भी अभी चल रही है। बिलासपुर में धान खरीदी होने के बाद समितियों में करीब 12 करोड़ रुपए के धान का शॉर्टेज का मामला उजागर होने के बाद बवाल मच रहा है। मस्तूरी विकासखंड के घोड़ाडीह के प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी समितियों में हुए घोटाले में केवल रिकवरी के लिए नोटिस दिया गया है और जांच जारी है। कलेक्टर ने शॉर्टेज की जानकारी आने के बाद निर्देश जारी किया है और समितियों की जांच करवाई है। विपणन विभाग और सरकारी विभाग की जांच में 2 दर्जन से ज्यादा समितियों में शॉर्टेज मिला है, जिसमें बिल्हा, तखतपुर के अलावा अधिकतर समितियां मस्तूरी की थी। वहीं मस्तूरी की समितियों में गड़बड़ी पर एक समिति घोड़ाडीह में 1 करोड़ 53 लाख रुपए का धान शॉर्टेज मिला, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अन्य समितियों की जांच भी जारी है। मस्तूरी के वेदपसरा, एमरसाही, भरारी, बिरकोना, सीपत सहित अन्य समितियां जांच के दायरे में हैं। विपणन विभाग के अधिकारी रिकवरी को लेकर अब स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। विपणन विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जब समितियों में पूरा धान मिला ही नहीं और राइस मिलर ने भी लापरवाही की, तो अब भला कैसे शॉर्टेज को पूरा किया जा सकता है? कुल मिलाकर ये कहा जाना गलत नहीं है कि सरकारी धान का बंदरबाट हो चुका है और अब केवल जांच करके समितियां और राइस मिलर्स के लिए सकारात्मक रास्ता खोला जा रहा है। बिलासपुर जिले में कुछ समितियों में धान की मात्रा कम पाई गई है। उन समिति संचालकों को धान के जो कम मात्रा है उसको जमा करने के लिए निर्देश दिया गया है और ऐसे समिति संचालक या प्रबंधक जिनके द्वारा धान जमा करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, उनके विरुद्ध में माननीय कलेक्टर महोदय के कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है और वहाँ पर ऐसे संचालक जो जहाँ पर धान की मात्रा कम पाई गई है, जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितनी समितियां हैं सर? लगभग अभी आज की तारीख में लगभग 10-12 समितियां हैं जिनके द्वारा पूरा धान जमा नहीं किया गया है। तो अभी प्रयास किया जा रहा है डेमो और फूड अफसर और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि जो उनके यहाँ धान कम पाई गई है उनको वो जमा कर दें। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एटीपी प्रणाली रेल परिवहन में उपयोग की जाने वाली एक सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उपयोग ट्रेनों को सुरक्षित गति से अधिक या खतरे में सिग्नल पास करने से रोकने के लिए किया जाता है। यह स्वचालित रूप से ट्रेन की गति को नियंत्रण करता है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो ब्रेक लगा सकता है। 2014-15 में दक्षिण मध्य रेलवे पर 250 रूट किलोमीटर के पायलट प्रोजेक्ट सिस्टम पर इसका इंस्टॉलेशन किया गया। वहीं 2015-16 यात्री ट्रेनों पर इसका फील्ड परीक्षण भी किया गया, जिसके बाद जुलाई 2020 में कवच को राष्ट्रीय एटीपी घोषित किया गया। जी हां, आपको बता दें कि मार्च 2022 तक कवच को एक एक्सटेंडेड सेक्शन के रूप में 1200 रूट किलोमीटर पर स्थापित किया गया। दक्षिण मध्य रेलवे पर वर्जन 2-3 के साथ 1465 रूट किलोमीटर पर डिप्लॉय किया गया है, जिसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड स्टेशन कवच शुरू हुआ। इसके अलावा स्टेशन कवच सिग्नल इनपुट और लोको इनपुट इकट्ठा कर और मूवमेंट अथॉरिटी को लोको कवच तक पहुंचाता है, जबकि रेडियो लोकोमोटिव के साथ संचार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी नागपुर से झारसुगुड़ा मेन लाइन पर कवच की तैनाती के लिए कार्य शुरू किए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के भी कई इंजन में ये कवच स्थापित किया जाएगा। निंदाई कार्य के लिए जा रहे मजदूरों से भरी एक मेटाडोर के पलटने से 18 मजदूर घायल हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बताया जा रहा है धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र के कोर्रा से करीब 30 मजदूर धान निंदाई करने मेटाडोर में सवार होकर बटरेल जा रहे थे। इसी बीच बिलहरी मोड़ के पास किसी अन्य वाहन ने पीछे से इन्हें ठोकर मार दी, जिस वजह से मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलट गया।
वाहन के पलटते ही चीख पुकार मच गई। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इनकी मदद की और घायलों को मेटाडोर से निकाला। इस घटना में 18 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। डॉक्टरों की माने तो 18 लोगों में 16 की हालत खतरे से बाहर है, वहीं 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मेटाडोर पलटने का कारण ओवरलोड होना बताया जा रहा है। खबर मिला ना तो हम दौड़ के सीधा अस्पताल पहुंचे। सब लेबर है, लेबर मन सब काम में जा रहे थे। मासूल के आसपास जादी होटल के आसपास मासूल है, वहाँ जा रही थे तो बिल्हारी करा जो टर्निंग है तो कहा एक गाड़ी मतलब रनिंग में कहा 2 गाड़ी होता है, एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर। वो गाड़ी वाला आके इसको टक्कर मार दी पीछे जब ठोकर मारी था तो गाड़ी पलट गई। गाड़ी में ये मान के चलो ही 30 लोग रहते थे। लेबर काम नींदई कोड़े अब घायल चरवाए आधा जन्मासुर नींदे पर थोड़ा से आत रहे यहाँ मनकते तहाँ ले आत रहे हैं और बेलहारी को गांधी चौक पर 30 जगह हवे और ये टीका भाग करते यार काट कहा लेगी से हाँ एक साइड उलट गए। हाँ मैं 40-45 पूछ रहे हो पर अब पता नहीं है उतना। हाँ 9:30 बजे करीब कुछ घायलों को लेके आया गया था। ऐसी जानकारी मिली है कि कहीं पे कुछ मिनी मेटाडोर पलटने से घायल आए हैं। अभी तक यहाँ पे 18 घायल आए हैं। सभी की स्थिति सामान्य है, किसी को गंभीर चोट प्रतीत नहीं होती बाहरी। एक्सरे अगर कराने के बाद मालूम पड़ेगा किसी को अंदरूनी चोट 1-2 लोगों को हो सकती है, बाकी सभी घायल ठीक हैं। उनमें से आधे लोगों को तुरंत छुट्टी कर रहे हैं प्राथमिक उपचार के बाद। बाकी 18 लोग हैं टोटल। अभी 18 लोग का हमने ट्रीटमेंट किया है, कुछ यदि और आएंगे तो ये ज्ञात नहीं है। 18 लोग अभी। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट ने आबकारी विभाग के निलंबित अफसर AP त्रिपाठी और कार्यवाही त्रिलोक ढिल्लन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना भ्रष्टाचार वास्तव में मानव अधिकारों का उल्लंघन है। बीते माह हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद से फैसला सुरक्षित रख लिया था। EOW ने दर्ज किया था शराब घोटाला नकली होलोग्राम मामले में FIR की गई थी। EOW की गिरफ्तारी के बाद AP त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अलग अलग अर्जी लगाई थी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर शुरू की गई श्री राम लला दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही विशेष ट्रेन मंगलवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हुई। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा है। भगवान राम का जयकारा लगाते हुए सभी अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। श्री राम लला दर्शन के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए सभी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यात्रा के दौरान सभी को काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन के साथ ही वहां स्थित अन्य मंदिरों का लाभ भी मिल सकेगा। जिला अस्पताल और सिम्स में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अगर बात करें OPD की तो सिम्स में जहां 1400 मरीजों की संख्या है तो वहीं जिला अस्पताल की OPD में भी संख्या में 800 के पार पहुंच गई है। आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों में मौसम में हो रहे परिवर्तन की वजह से इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से डॉक्टरों के पसीने छूट रहे हैं। चिकित्सकों की माने तो अधिकांश मरीजों के वायरल फीवर, उल्टी दस्त, सर्दी और खांसी पाया जा रहा है। उम्रदराज मरीजों में बदन दर्द और सामान्य बुखार ही पाए जा रहे हैं।
ज्यादा बीमार मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, बाकी सामान्य मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जा रहा है। इसी के साथ जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों द्वारा वृद्धजनों का निःशुल्क शुगर और बीपी सहित अन्य जांच और परामर्श किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता सहित अन्य डॉक्टर, स्टाफ नर्स भी शामिल रहे। बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव कुमार शुक्ला ने एसपी कार्यालय का मंगलवार को वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सबसे पहले उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने इस दौरान एसपी कार्यालय में संचालित सभी शाखाओं का बारी बारी से निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भवन जर्जर होने के कारण उन्हें जल्द नए भवन का काम शुरू करवाने एसपी को निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने शाखा प्रमुख और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। एसपी ऑफिस में मुख्य लिपिक, शिकायत शाखा, विधि शाखा, डीसीबी ब्रांच, डीसीआरबी अपराध शाखा, स्थापना शाखा, फंड शाखा और जन सूचना शाखा में जाकर आईजी ने कामकाज की जानकारी ली। सभी कक्षों की दीवारों में सीलन है, जिससे रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज के खराब होने की बात कहते हुए आईजी ने जरूरी उपाय करने को कहा ताकि दस्तावेज सुरक्षित रहे। इस दौरान मुख्यालय में पदस्थ तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। ये वार्षिक निरीक्षण पिछले 2 दिन से जिला बिलासपुर का चल रहा है, जिसके तहत कल थाने और सब डिवीज़न ऑफिस देखे गए थे और आज सुबह पुलिस लाइन में परेड बलवा ड्रिल का जो अभ्यास होता है वो कार्रवाई की गई और उसके बाद अपने जवानों के साथ और अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत हुई, जिसमें जवानों के जो गुजारिश थी, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं थी और उनके जो सुझाव थे वो सुने गए और उस पर कुछ चीज़ों पे निर्णय भी लिया गया। जो अच्छे सुझाव आए उस पर कार्रवाई करने का और उसके साथ ही साथ जो पुलिस लाइन के रूटीन के काम होते हैं, जो वाहन शाखा है, शस्त्र शाखा है, आदि आदि हैं, उनके कार्यों की समीक्षा की गई। और अभी आज पुलिस एसपी ऑफिस में एसपी ऑफिस के जो कार्य हैं, जो पूरे वर्ष भर में जो काम यहाँ हुए हैं, उनका निरीक्षण और उनकी समीक्षा की जा रही है। भवन काफ़ी जर्जर, उस पर आपने नया भवन स्वीकृत हो गया है, उसका मेरे ख्याल से टेंडर भी हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया है। हाँ, भूमि पूजन भी हो गया है। तो नया ये भवन सच में काफ़ी अभी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने लगी है अब इस भवन को, और इस भवन में अब आगे इसको चलाने में कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है कि अगले बारिश के सीजन तक संभव है कि नया भवन बनके तैयार हो जाए। ओवरऑल निरीक्षण कैसा रहा, मतलब कितने संतुष्ट रहे? अच्छा रहा। पुलिस में तो काम लगातार सभी लोग कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर हर आदमी अपनी योग्यता के अनुरूप काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी सही है कि हम सब में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, कभी भी हम लोग 100% नहीं हो पाते हैं। तो अपने अपने जगह पे सभी लोग अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर और जो और चीज़ें हैं उसके आधार पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको और सुधार लाएं और कर्मचारियों का 100% उसमें योगदान हो सके। ऑल इंडिया अर्बन बैंक चुनाव के लिए पिछले दिनों डेलीगेट्स के चुनाव संपन्न कराए गए थे, जिसके बाद अब पदाधिकारियों के चयन के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से भी पदाधिकारी इस चुनाव में शामिल हुए, जिसमें से अर्बन बैंक के चुनाव में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को झटका लगा है और उसका केवल एक उम्मीदवार इस चुनाव में जीत पाया है। राघवेंद्र पांडे वेलफेयर डायरेक्टर के पद पर कब्जा किया है, जबकि मजदूर कांग्रेस के सदस्यों ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा जमाया है। अर्बन बैंक के 1.5 करोड़ स्टेट होल्डर इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाने आए हैं और अब आने वाले समय में अर्बन बैंक को किस तरीके से विकसित करना है, इस पर नए पदाधिकारी प्रयास करने इसे आगे ले आएंगे। हालांकि पिछले 11 सालों से बैंक पर एक छत्र राज रहा है, लेकिन इस बार बदलाव की बाजार ने पूरी कार्यकारिणी को बदल दिया है। इसके साथ ही अब आने वाले समय में स्टेक होल्डर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे अर्बन बैंक के सदस्यों को किस तरह से नई सुविधाओं से जोड़ते हैं और बैंक के विकास के लिए काम करते हैं। हालांकि नए पदाधिकारियों की माने तो उनका प्रयास रहेगा कि जो भी स्टेक होल्डर है उनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान की जाए ताकि बैंक के विकास में इनका सहयोग मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये देश की सबसे पुरानी सोसाइटी है, 120 साल पुरानी सोसाइटी है, 1.5 लाख के शेयर होल्डर हैं, एशिया की बिगेस्ट सोसाइटी है और इस सोसाइटी में पहले मैं डेलीगेट चुना
अब कलकत्ता में जो हमारा डायरेक्टर्स का चुनाव हुआ, तीनों जोन के मेंबर्स डेलीगेट्स ने वोट किया। वहाँ पे मैं एज ए वेलफेयर डायरेक्टर के रूप में चयनित हुआ और इसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन परिवर्तन ही एक नियम है। उस परिवर्तन के तहत हम जो है लोगों ने हमें विराम दिया और दूसरे को मौका दिया। तो ये बोलना गलत है कि संगठन जो है काम अच्छा नहीं किया या हम लोग ने समय बैंक को अच्छा नहीं चलाया। एक परिवर्तन के नियम के अंतर्गत हमारा बदलाव हुआ है। हम जल्द ही फिर वापस बैंक में आएंगे और जो भी बैंक चला रहा है सभी से निवेदन है कि पूरे पारदर्शिता के साथ चलाए। और एज ए वेलफेयर डायरेक्टर मेरा जो काम रहेगा वो जितने भी हॉलीडे होम्स हैं अपना सोसाइटी के, ऑल इंडिया अर्बन बैंक के, उस सोसाइटी में वहाँ जा कर के उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि लोगों को हॉलीडे होम नहीं मिलता, लेकिन अपन उसको ऑनलाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर शेयर होल्डर को प्राथमिकता के हिसाब से उसको मिले। हॉलीडे होम्स की संख्या बढ़ाएंगे। थोड़ा सा उसके लिए हमको किराया अच्छा लेना पड़े शेयर होल्डर्स को, पर थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन वो जब अपने परिवार को लेके जाएगा, हॉलीडे होम्स में रुकेगा, तो उसको गर्व महसूस होगा कि हाँ हमारी सोसाइटी का हॉलीडे होम्स है। आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान जगह जगह बड़े स्तर पर नवरात्रि का उत्सव मनाया जाना है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला एसपी आईपीएस भावना गुप्ता द्वारा अनुविभाग स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक यातायात व्यवस्था की समीक्षा करने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी के तहत मरवाही थाना क्षेत्र के दुर्गा समितियों के सदस्यों को थाना में तलब कर समीक्षा दी गई। आपको बता दें कि बैठक में नवरात्रि के पंडालों के निर्माण के दौरान और लाइटिंग व्यवस्था में खुले कटे तारों पर ध्यान देने, पंडाल के प्रवेश द्वार और प्रतिमा के समीप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाने, वॉलंटियर नियुक्त करने, रात्रि में नवरात्रि के पंडाल में निगाह रखने, अलग से वॉलंटियर की व्यवस्था करने, थाना प्रभारी एसडीओपी समेत सावधान हेल्पलाइन नंबर के पैम्पलेट चस्पा करने, डीजे का इस्तेमाल नहीं करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों के समीप वाहनों पर नियंत्रण करने के लिए पॉइंट ड्यूटी लगाने और आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के संबंध में भी चर्चा की गई। इसके अनुरूप आगामी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल में पुलिस बीट अधिकारी के माध्यम से सभी बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन कराने को भी कहा गया। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितंबर, ग्रैंड लोटस तिफरा बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सोमवार की रात्रि को रतनपुर वन परिक्षेत्र के बानाबेल सर्किल अंतर्गत आमामूड़ा परिसर के धोप घाट के अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन करते हुए अनेकों वाहनों को वन विभाग द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई। वाहनों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 और धारा 52 के अंतर्गत रेत सहित जब्त किया गया है। वाहनों में हाईवा नग 4, पोकलिन चैन माउंटिंग 1 नग, ट्रैक्टर 2 नग और मोटरसाइकिल 1 नग शामिल है। जब्त वाहनों के विरुद्ध राजसात की कार्यवाही धारा 52 के अंतर्गत की गई, जो सुबह तक जारी रही। कार्यवाही में रतनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी देव सिंह ठाकुर, परिक्षेत्र सहायक बानाबेल मोहम्मद शमीम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यू जनरेशन अप्रैल शोरूम रायपुर के प्रतिष्ठित व लोकप्रिय मल्टी ब्रांडेड फैमिली स्टोर के रूप में 20 वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इसकी शुरुआत श्री परमानंद बजाज के द्वारा की गई थी, जिनके 2 पुत्र लक्ष्मण व रोहित बजाज इसका सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। न्यू जनरेशन फैमिली स्टोर बिलासपुर में फिल ग्रुप टावर, लिंक रोड, CMD चौक में स्थित है। आधुनिक डिजाइन व फैशन के मैन, वुमेन व किड्स के वस्त्रों की विशाल रेंज के साथ बिलासपुर शहरवासियों के लिए त्योहार के पूर्व खरीदारी के लिए एक श्रेष्ठ
विकल्प है। बिलासपुर में न्यू जनरेशन फैमिली शोरूम 22,000 स्क्वायर फीट के भव्य शोरूम के रूप में बना हुआ है, जिसमें त्योहारों के लिए विशाल रेंज भी उपलब्ध है। शादी ब्याह के अवसर के लेटेस्ट ट्रेंड व एथेनिक अप्रैल्स में मेन, वुमेन व किड्स की पूरी रेंज ग्राहकों को लुभाती है। वेडिंग कलेक्शन की खरीदारी करने के लिए भी वीआईपी लॉन्च में पूरी फैमिली को प्रीमियम फील के साथ आनंददायक अनुभव मिलता है। आपको बता दें कि वेडिंग कलेक्शन के भव्य रेंज में ग्राहकों को लुभाने वाले अप्रैल सगाई से विदाई तक उपलब्ध कराए गए हैं। न्यू जनरेशन फैमिली स्टोर में फेस्टिवल के अवसर पर ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर जीतो ढोल बजा के लॉन्च किया गया है, जिसमें हर ग्राहक को 3,000 रुपए से अधिक की खरीदारी पर आकर्षक व भव्य इनाम पाने का मौका मिलने लगा है। शानदार ऑफर में कार, स्कूटी, बाइक, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन जीतने का ये बम्पर ऑफर बिलासपुर वासियों के लिए है। खरीदारी का आनंद कई गुना बढ़ा देने वाला है। जीतो ढोल बजा के ऑफर 1 अक्टूबर से 10 जनवरी 2025 तक न्यू जनरेशन के भव्य शोरूम का मुख्य आकर्षण होगा। उत्तम गुणवत्ता व विशाल रेंज के अप्रैल के कारण न्यू जनरेशन एक विश्वसनीय स्टोर माना जाता है। जी, न्यू जनरेशन त्योहारों को देखते हुए, जैसे कि नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, नया साल आ रहा है, इन त्योहारों को देखते हुए न्यू जनरेशन अगेन जीतो ढोल बजा के ऑफ़र लॉन्च किया है, जिसमें ग्राहकों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस बार। तो जल्द से जल्द न्यू जनरेशन है, सिर्फ 3 ईयर की खरीदी करें और लाखों के नाम जीतें। तो न्यू जनरेशन का एक ब्रांड प्रॉमिस है, हमेशा नए, अलग और बेहतर के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो न्यू जनरेशन में जो भी कस्टमर आता है उसको नए से नया कलेक्शन मिलता है। जो नया फैशन स्टार्ट होता है वो हम सबसे पहले अवेलेबल कराने के लिए उनके लिए प्रयास करते हैं। तो दिवाली प्लस अपना नवरात्रि प्लस न्यू ईयर प्लस अपकमिंग वेडिंग सीजन है, इन सब के लिए नए से नए बेहतर जो कलेक्शन है वो अवेलेबल किए जाएंगे यहाँ पे। सर, शुरुआत रायपुर से की थी हमने, रायपुर से जस्ट अगेन अब हम बिलासपुर पहला कदम रख चुके हैं। आगे सिलसिला बहुत जारी रहेगा। 51 स्टोर का हमने टारगेट लिया है, जो कि 2040 तक हमें यह कंप्लीट करना है। इधर राशन कार्ड बनवाने को लेकर जिले के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हितग्राही आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर राशन कार्ड बनवाने के लिए उन्हें अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही है, जबकि उनका कहना है कि वे पैसे देकर राशन कार्ड नहीं बनवाना चाहते। इसी समस्या को लेकर वे कलेक्टर से मिलने बिलासपुर पहुंचे, जहाँ शिकायत सुनने के बाद उन्हें जिला कार्यालय के खाद्य शाखा विभाग में भेजा गया। खाद्य शाखा में अधिकारियों ने हितग्राहियों से दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें फिर से जनपद और पंचायत स्तर पर जाकर आवेदन जमा करने को कहा। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली। खासतौर पर मस्तूरी क्षेत्र के दर्री भाटा गांव के लोगों ने शिकायत की कि पंचायत और जनपद स्तर पर भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है और बार बार दस्तावेज पूरे न होने का बहाना बनाकर उन्हें लौटाया जा रहा है। दूसरे गाँव के लोग भी कार्यालय में भटकते नजर आए। इस प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं के चलते ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है और वे जल्द समाधान की अपेक्षा कर प्रशासन से कर रहे हैं। सर, हम लोग सिपा दर्रा भाटा मस्तूरी ब्लॉक से आए हैं, राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। अब यहाँ जन दर्शन में दिया है हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया खाद्य अधिकारी के द्वारा कि आप वहाँ से जनपद से अपना नाम कटाएं और फॉर्म में पटवारी का दस्तखत करवा कर लेकर आए। ऐसा करके भटकना पड़ रहा है सर। और पता चलता है गांव तरफ सर 2-3 हज़ार में राशन कार्ड बन जा रहा है, घर पहुँच बन जा रहा है। हम लोग किसी को 1 रुपये नहीं देना चाह रहे हैं। इस कारण हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद हम लोगों को पता चला कि इतना सारा प्रोसीजर है। ऐसा करके कैसे बन जा रहा है लोग राशन कार्ड? अब पता ही नहीं सर उन लोग कैसे क्या करते हैं, क्या मिली भगत करते हैं और ऐसा करके 2-3 हज़ार में मतलब दर्रा भाटा ले आए हैं और मोर करीब 9 साल शादी हुए हो गए। अभी तक के मैं पंचायत में कई बार अपन फार्म लेके जमा करे हैं, लेकिन पंचायत में सचिव सरपंच के द्वारा वाला फेंक दिए जाते और अगर कोई मतलब सही जानकारी नहीं देवे कि तो अब बनी के कल बनी के कुछ ऐसे हवा तेला नहीं बतावे। क्यों करते हैं ऐसा? अब का पता साहब, अब गाँव पंचायती खोले रखे हवा, नया एजेंट बनाए वाला आदमी हवा हमारे गाँव में एजेंट राशन कार्ड बनैया जिनमें 3,035 रुपये देवो के मतलब देहे पर तैयार है जिकर बना थे। अब हमारे पैसे नहीं है साहब, हम अति गरीब आदमी है तो हमारे 3,035 नहीं ओकरे नाम से आज कलेक्टर साहब के यहाँ आके खड़ा हुए रहे। हम क्या बोले खाद्य विभाग में? अब पुलिस के परिसमन करवाए लगी, वहाँ जाए मस्तूरी जाए पड़ी कि पुलिस आवे, तब पहले अब पटवारी करा परिसमन करवाए के बाद एक फिर आए के फिर यहाँ आबो साहब।
बुजुर्ग घर की नींव होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकता के दौर में लोग अपने घर के बुजुर्ग को भूलते जा रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो माँ बाप उन्हें बचपन से पाल पोस कर उन्हें समाज में चलने योग्य बनाते हैं, बुढ़ापे में वही संतान माँ बाप को या तो वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं या फिर घर के किसी कोने में असहाय छोड़ देते हैं। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम सम्मान के साथ वृद्धावस्था, दुनिया भर में वृद्धजनों की देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व रखा गया। मंगलवार को बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने बुजुर्गों का सम्मान किया तो वहीं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के कल्याण के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद बेहद जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद दुनिया की हर मुश्किलों का डटकर सामना करने के लिए अग्रेसित करता है। उन्होंने शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना की भी जानकारी दी। बता दें कि कार्यक्रम में वृद्धजनों को उपहार स्वरूप वस्तुएं भी प्रदान की गई। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, आखिर इसकी मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जब परिवार में हैं, हम समाज के सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे यहाँ तो जो परंपरा कि आज से नहीं सतत काल से ये कहा गया है कि सबसे पहले जब सो करके उठे तो पहले पृथ्वी का नमन करें, प्रणाम करें और पृथ्वी के बाद में माता पिता को प्रणाम करें और उसके बाद में हमारी जो दैनिक दिनचर्या है प्रारंभ होनी चाहिए। हमारे यहाँ गुरुओं की भी महान परंपरा गुरुकुल के आश्रम से उस समय से रही है कि जब स्कूल नहीं बल्कि गुरुओं में आश्रम में गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और इसलिए प्राणियों में भी कहा जाए तो सबसे श्रेष्ठ किसी को माना गया है तो प्राणियों में मनुष्य को माना गया है। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा आज वरिष्ठ जनों के लिए, वृद्धजनों के लिए दिन भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उनके स्वास्थ्य परीक्षण किए गए, उनके लिए अलग प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उन्हें सम्मानित किया गया। वास्तव में हमारे वृद्धजन, हमारे वरिष्ठ, ये हमारे समाज के, परिवार के धरोहर हैं, ज्ञान का खजाना है और बुजुर्गों का मान सम्मान हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये सरकार ने ये कार्यक्रम करके उस जिम्मेदारी को निभाया है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों के आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था उनके लिए की है। सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मदद पहुंचाती है, सहयोग करती है। तो आज निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मैं सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सरस्वती जी बिलासपुर के प्रभाव हुआ। हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्हा विधायक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय धर्मलाल कौशिक जी थे। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। बेलतरा विधायक हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक हैं सुशांत शुक्ला जी, उन्होंने हमें अपना समय दिया। हमारे सभी
वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर सभी के सहयोग से, नगर निगम आयुक्त सर सभी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में प्रातः 10:30 बजे से ही स्वास्थ्य परीक्षण, पंजीयन का जो भी वितरण का कार्यक्रम है उसके लिए पंजीयन किया गया है। और जो इक्विपमेंट्स जैसे कान की मशीन है, व्हील चेयर है, स्टिक है आदि सभी चीज़ें जो भी जिनको आवश्यकता होगी उसके लिस्ट बन गई है और हम इसका जो है उनको बुलाकर प्रदान करेंगे। इसके बाद आज आपने देखा होगा कि 10:30 बजे से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम यहाँ संचालित हो रहे थे। मध्य में एक भोजन व्यवस्था थी हमारी, जिसमें सारे वरिष्ठ जनों ने भोजन लिया। हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आज सेलिब्रेट किए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे इतनी दूर में भी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने अपना समय दिया। इधर सड़क हादसे के मरीज को जिला अस्पताल में इलाज नहीं किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इस मामले में न्यायाधीशों ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई। न्यायाधीश ने कहा कि अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। इतना प्रयास हो रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब ऐसे अस्पतालों का जहां इमरजेंसी के समय अटेंडर ही ना मिले। इस पूरे मामले में डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश जारी करने के लिए कहा है। वहीं अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को रखी गई है। दरअसल रविवार को दयालबंद निवासी जगमीत सिंह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां वे फर्श में पड़े इलाज के लिए तड़पते रहे। इस दौरान डॉक्टर और अटेंडर ने मरीज की सुध भी नहीं ली। इसके बाद उनके पिता अजीत सिंह पहुंचे और फिर 108 के माध्यम से सिम्स में इलाज कराने ले गए। अस्पताल की इस लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इधर कलेक्टर के निर्देश पर बिल्हा क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा में राजस्व पुलिस, पंचायत शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने स्कूल और अस्पताल का निरीक्षण किया। स्कूल और अस्पताल परिसर में संचालित नरोत्तम और रमेश कुर्रे की दुकान, सुहाग भंडार और किराना दुकान की जांच की, जिसमें गुटखा, बीड़ी और तंबाकू पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत जब्ती की कार्यवाही कर दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। जांच में ये भी पाया गया कि दुकान संचालक का निर्माण अवैध है, जिसका कब्जा हटाकर स्कूल प्रधान पाठक को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार बोदरी ओम प्रकाश चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।